Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Hasnan Munib and today our topic of discussion is autoimmune diseases, डाइट एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन कि किस तरह जो है वो डाइट माइक्रोबियल लेवल पे जो है वो चीज़ों को जो है वो अफेक्ट करती है। कुछ इसका जो इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो ऑटोइम्यून डिजीज कौन सी ऐसी ऐसी कोई भी डिजीज जिसके अंदर बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही सेल्स को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। वेरी सिंपल थिंग, हमें ऑलरेडी इन चीज़ों का पता है। ठीक है। ऑटोइम्यून डिजीज कब होगी? जब आपका अपना इम्यून सिस्टम क्या होगा, डिसऑर्डर में हो जाएगा। ठीक है। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि ये सेल को करता है किल। ठीक है। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए तो ये क्या करता है, अपने ही बॉडी पार्ट्स को, अपनी ही चीजों को जब ये किल करना शुरू कर देगा तो इट विल बी टर्म्ड एज ऑटो इम्यून डिसीज या डिसऑर्डर। अच्छा, इसमें क्या सीन है? हमें अगर मैं इसे आपको पता होगा, हमने मैं ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। टी सेल्स पढ़े थे ना हमने डिफरेंट। एक टी सेल होते थे किलिंग सेल्स, और एक होते थे हेल्पर सेल्स, और एक होते थे कंट्रोलर या रेगुलेटिंग टी सेल। वो जो रेगुलेटिंग टी सेल्स है ना, उसका काम यही था कि ये जो किलिंग टी सेल्स है इनके एक्शन को नॉर्मलाइज करके रखना। ठीक है। जो किलिंग सेल्स है वो तो मार रहे हैं, हर सेल को मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं। तो जब जो हमारे इन्वेडर है वो खत्म हो जाएं तो उसके बाद वो किलिंग सेल हमारे अपने जो बॉडी सेल्स है उसको ना मारे। उसको रेगुलेट कौन करता है, उसको कंट्रोल कर रहा होता था रेगुलेटरी टी सेल्स। ठीक है। अगर वो रेगुलेट ना हो या उनको कंट्रोल ना किया जाए तो वो अपने सेल्स को भी मारना शुरू कर देंगे, जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें मल्टीपल हमारे पास बेस्ड ऑन द लोकेशन यार, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल, इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है वो डिजीजेज आ जाती हैं कि कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, उसके मुतालिक फिर उस तरह की जो है वो डिजीज है। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, रोमेटाइड आर्थराइटिस, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। रोमेटाइड आर्थराइटिस जो है ना वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर वो तमाम के तमाम टिश्यूज जो कि जॉइंट्स या बॉडी पार्ट्स के नियर अबाउट होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक है। तो लोकेशन स्पेसिफिक क्या है? रोमेटाइड आर्थराइटिस जॉइंट्स के अंदर अगर ऑटोइम्यून डिजीज जो है वो उसको पंगे लेने शुरू कर दे। ठीक है। क्रॉनिक स्वेलिंग हो जाएगी, पेन हो जाएगी जो कि सीवियर होती है, ये तो सिंपल सी बात है। अच्छा, बात करते हैं क्रॉनिक सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। क्रॉनिक है, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ऑफ अननोन एटियोलॉजी। अननोन का मतलब है कि इसका कोई बेसिक कॉज नहीं पता। मैकेनिज्म हमें पता है कि ऑटो हमारे अपने इम्यून सेल्स जाके जो है ना वो अफेक्ट कर रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं नीज मतलब जॉइंट्स के सेल्स को या टिश्यूज को। क्यों तोड़ रहे हैं ये नहीं पता। ऑटोइम्यून हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट हुआ क्यों उस तरह, ये नहीं पता। इट यूजली प्रेजेंट एज बायलेटरल सिमेट्रिक पोलीआर्थराइटिस डेट अफेक्ट द हैंड एंड फीट। बाइलेटरल का मतलब है दोनों तरफ से ना, आपके जो दोनों तरफ के हाथ और पाँव में। ठीक है। पोलीआर्थराइटिस का मतलब है कि मल्टीपल साइड्स पे अफेक्ट जॉइंट ऑन बोथ साइड ऑफ योर बॉडी इक्वली, बोथ ऑफ योर नीज, बोथ ऑफ योर एल्बोज, बोथ ऑफ योर शोल्डर्स, मतलब बराबर साइड पे दोनों के जो भी आपके बराबर के जॉइंट्स हैं दोनों का अफेक्ट करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं बाइलेटरल का मतलब है दोनों तरफ। सिमेट्रिक का मतलब है मतलब बाइलेटरल दो साइड्स, सिमेट्रिक का मतलब है दोनों में बराबर, दोनों के जॉइंट्स, दोनों के शोल्डर, दोनों की जो नीज, मतलब इस तरह बराबर साइड पे। ठीक है। एनी जॉइंट लिंक्ड बाय a synovial membrane may be affected. However, an extra articular involvement of organs such as skin, heart, lungs, and eye can be significant. कहता है कि मेनली ऐसे तमाम के तमाम ऑर्गन जिनमें साइनोवियल जो इन्वॉल्व होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वो तमाम के तमाम तो इसके अंदर इनको मतलब वो तो अफेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है। अच्छा, वो तो अफेक्ट होंगे होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि एडिशनली, या आप कह सकते हो कि ये स्किन, हार्ट, लंग्स और आईज के ऊपर भी जो है ना इम्पेक्ट कर सकता है। यानी ऐसी ऑटोइम्यून डिजीज जिसके अंदर आपके जो जॉइंट्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, उनमें जो है वो हमारा उसके अलावा अगर कोई ऑर्गन है, मतलब मेनली जॉइंट्स को अफेक्ट करेगा, बट ये स्किन, हार्ट, लंग्स और आईज वगैरह को भी जो है वो ये अफेक्ट कर सकता है। Rheumatoid arthritis theorized to develop when a genetically susceptible individual carrier of HLDR4, HLDR1। अच्छा, ये जो दोनों है ना, ये आप इस तरह से समझ लें कि ये एक जेनेटिकली एक मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है। ये जीन्स हैं दोनों। ठीक है। तो इसका ये DR4 या DR1 जो है वो ऐसे जीन होते हैं कि जिनमें जो सस्पेक्टेबल है। सस्पेक्टेबल का मतलब है कि इनमें कोई अभी तक डिजीज शो हुई नहीं है, बट इनका जीन जितना वो रिसेसिव पार्ट नहीं होते। ठीक है। तो दे हैव अ रिस्क फैक्टर ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मतलब उनके पास ये HLA DR4 या HLA DR1 ये जो है वो जीन मौजूद हों, अभी उनमें बीमारी नहीं आएगी। उनमें जीन है लेकिन उनमें बीमारी
नहीं है। एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल फैक्टर, सिगरेट स्मोकिंग, इन्फेक्शन या ट्रॉमा, ऐसे लोग जिनमें ये वाले जीन मौजूद हों, HLA-DR4 या DR1, उनमें जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई उनमें सिगरेट का या इस तरह का कोई भी इनटेक होता है, या कोई भी ऐसा कॉजेटिव सेकेंडरी कॉजेटिव फैक्टर आता है, तो उसकी वजह से ऑटो इम्यून रिएक्शन बॉडी के अंदर ट्रिगर हो जाता है। और जब भी वो ट्रिगर होगा तो वो सारे के सारे इन अर्थ जो हमारे जॉइंट्स हैं सनोवियल पॉइंट्स वाले, उनको क्या जाके क्या कर देगा, अफेक्ट करेगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि आपके जॉइंट्स को कवर करती है, ऐसी लेयर बारीक सी जो कि जॉइंट्स को, टेंडन्स और इन पार्ट्स को जो है ना वो कवर करती है, जिनके ऊपर एक लेयर बनाती है, उसको साइनोवियल लेयर कहते हैं। Synovitis is a medical speak for inflammation in the synovium, the membrane that lines your joint। आपकी जो साइनोवियम है, जो कि मैंने अभी बताया कि वो जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, जो जोड़ हैं जितने भी, उसके ऊपर एक लेयर होती है। उसकी अगर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसके आगे हम सिंपल आइटिस लगाते हैं। आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन। ठीक है। साइनोवाइटिस का मतलब है कि साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए। इन हेल्दी जॉइंट्स दिस प्रोटेक्टिव टिश्यू इज ओनली अ फ्यू सेल थिक। मतलब वो कहता है कि फ्यू सेल थिक का मतलब है कि ऊपर नीचे अगर हम इसकी मोटाई चेक करें तो इसमें ऊपर नीचे 2 4 5 फ्यू सेल्स लगे होते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये ऐसा एक फ्लूइड रिलीज करती है जो कि क्योंकि लेयर जॉइंट को कवर कर रही है, तो इसने साथ साथ जो है ना ऐसा फ्लूइड प्रोड्यूस करता रहना, ताकि जो जॉइंट्स हैं वो आपस में एक रगड़ ना खाएं। वो ऐसे एक ग्रीस नुमा फर्ज कर लें, या ऐसे ऑयल लगा देती है हमारे जॉइंट्स को, ताकि जॉइंट्स जो है वो फ्रीली मूव करते रहें और उनमें किसी किस्म की जो है वो इरिटेशन प्रोड्यूस ना हो। जब मेम्ब्रेन इरिटेटेड होती है या इन्फ्लेम हो जाती है, ठीक है, फर्ज कर लें को यही ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर ही फर्ज कर लें कि अफेक्ट हुआ, आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है या पर्सन की साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो थिक हो गई। इट बिकम थिकर एंड स्वेलन विद एक्सेस साइनोवियल फ्लूइड। अब जब वो थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे एक्सेस फिल अप हो जाएगा। जैसी कोई भी चीज फिल होती है तो वो सिंपली हम उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेम्ड साइनोवियन कैन इवेंचुअली इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय द कार्टिलेज बोन विद इन द जॉइंट। देखो, एक जगह पे हर चीज अपने पैटर्न पे मौजूद है। अगर यहाँ पे मौजूद है तो 50% मैं हूँ, 50% आप हैं, तो ये एक चीज है। अगर मैं एक्सपेंड करना शुरू करूंगा, मैं 60 70% पे जाऊंगा, तो दूसरी चीज ऑटोमेटिकली 30 40 पे आएगी, ठीक है। वो कम होती जाएगी ना। तो जब साइनोवियल मेम्ब्रेन मोटी होती जाएगी और फ्लूइड भरना शुरू हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे कार्टिलेज को, बोन्स को, उस जॉइंट वाले एरिया में, ताकि उसकी जगह ऑक्यूपाई कर सकें, ठीक है। और तो डेफिनेटली जब वो उनको डैमेज होगा तो वो जो है वो आर्थराइटिस वाली एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जिसमें इम्यून सिस्टम जो है वो मिस्टेकनली, अब मतलब यहाँ तक तो हो गया। साइनोबाइटिस के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। ये जो इन्फ्लेमेशन है जॉइंट्स की, इसके मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। वेट बेयरिंग जॉइंट्स जिन पे यानी कि वजन ज्यादा आता है, उनमें नॉर्मली भी ये चीज हो सकती है कि आप वजन ज्यादा तो हो गया, ठीक है, वो चीज भी हो सकती है। बट इसका एक कॉज है जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम का अफेक्ट करना, इम्यून सिस्टम का मिस्टेकनली अटैक करना ऑन दिस। उसको अगर वो इस कंडीशन में आ जाएगा तो उसको हम क्या कह देंगे कि ये जो है वो ऑटो इम्यून जो है वो डिजीज है, ठीक है। व्हेन यू हैव RA, जब आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, वन वे टू डिटरमाइन इफ द डिजीज इज एक्टिव और इनएक्टिव इज विद द प्रेजेंस ऑफ साइनोवाइटिस। मतलब आप में बीमारी मौजूद है, जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपके इफ द पर्सन इज अ कैरियर ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन, तो वो उसमें बीमारी है, ठीक है। अब वो बीमारी एक्टिव है या वो इनएक्टिव है, वो बताएगा साइनोवाइटिस। अगर साइनोवाइटिस हो गया और इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स में हुई हुई है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि वो बंदा जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का शिकार है, और एक्टिव जो है वो डिजीज है उसके अंदर। ये नॉर्मल है, ये इन्फ्लेम्ड है, ठीक है। और ये जब भरना शुरू होगा तो ये एक तो एक्सपैंड करेगा, और इधर से ये बोन्स और कार्टिलेज को तोड़ तोड़ के इसकी जो है वो, ये इरोजन इसने शुरू कर दी हुई है, ये देखो यहाँ पे इरोजन करके जो है वो इसकी जगह को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। ओके, ये है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो दो तरह के उसने सेल्स बताए हुए हैं ना। जस्ट अ मिनट, मैं इसको होल्ड ऑफ कर लूँ। हाँ, वाइट ब्लड सेल्स, ये भी एक वाइट ब्लड सेल ही है। अब देखो, ये वाइट ब्लड सेल है, ये नॉर्मली अपने बाकी सेल्स को अपने सिंपली इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपके सामने है। ये वाइट ब्लड सेल वो है जो कि इन्फेक्टेड है, एंटीजन ने आके इसके ऊपर अटैक कर दिया, अब ये इन्फेक्टेड वाइट ब्लड सेल है। ये वाइट ब्लड सेल आगे मजीद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता जाएगा, करता जाएगा।
और यानी कि एक बाहर से कोई चीज आई, उसने व्हाइट ब्लड सेल को अफेक्ट किया। व्हाइट ब्लड सेल कौन सा हो सकता है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट कौन है? जिसने आगे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी होती हैं। ये बी लिम्फोसाइट पे एक एंटीजन ने आके अटैक किया, ठीक है। अब ये बी लिम्फोसाइट आगे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता जाएगा। अब क्योंकि ये अफेक्टेड है, तो ये इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा कि वो सारे के सारी एंटीबॉडीज कहीं ना कहीं से जाके उन्होंने इफेक्ट शो करना है। तो इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी होंगी कि वो अपने ही नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देंगी। ये हमारे नॉर्मल सेल ऑफ जॉइंट्स थे। जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई तो जॉइंट्स को जो है वो उसने खराब करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है कि अफेक्ट किया कि इसको व्हाइट ब्लड सेल को या इम्यून सेल, आसान अल्फाज में क्या है, इम्यून सेल को अफेक्ट किया। इम्यून सेल ने ओवर एक्शन देना शुरू कर दिया। ओके। तो एंटीजन की दो तरह की टाइप हो सकती है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन। सेल्फ एंटीजन क्या होता है कि ऐसा कोई भी एंटीजन क्या है? एंटीजन ऐसी कोई भी चीज है जो कि किसी सेल के ऊपर आके अटैच करे और उसकी उसको अफेक्ट करे, ठीक है। जिस तरह ये अभी हमने पीछे देखा कि ये कोई भी एक केमिकल था या कोई भी एक टॉक्सिन था जिसने आके सेल को अफेक्ट किया। अब ये जो सेल को अफेक्ट कर रहा है वो हमारा क्या है? एंटीजन है, ठीक है। अगर ये एंटीजन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर से है, ठीक है। इफ द एंटीजन इज फ्रॉम अ सेल इन द बॉडी द इम्यून सिस्टम इज प्रोटेक्टिंग, इट इज कॉल्ड अ सेल्फ एंटीजन। मतलब क्या है कि ऐसा सेल जो कि हमारी बॉडी का पार्ट है बट इम्यून सिस्टम मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है ना। हमारी बॉडी के हर सेल को, हर पार्ट को इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर तो बॉडी का ही अपना ही सेल अफेक्टिव बन जाता है, मतलब वो पंगे लेने शुरू कर देता है, सारे बाकी सेल्स को खराब करना शुरू कर देता है। होता है कैंसर के अंदर इसी तरह होता है। एक सेल होता है वो कैंसरस सेल जो होता है, वो डैमेज सेल जो होता है या जो इनकम्प्लीट फॉर्म्ड सेल होता है, वो अपने साथ वाले सेल्स को खराब करना शुरू करता है और उनको ट्रिगर करता है। तो अगर तो एंटीजन जो है वो इस तरह का है कि वो अगर तो वो इस तरह के है कि वो अपनी ही बॉडी का सेल है लेकिन वो पंगे ले रहा है या चीज़ों को खराब कर रहा है या अपनी ही बॉडी को पंगे ले रहा है, वो सेल्फ एंटीजन हो जाएगा। और अगर कोई बाहर से आ रहा है, सिंपली बैक्टीरिया वायरस है, तो फिर वो जो है वो जिसको हम कहते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन। टाइप 1 डायबिटीज जो है ये सिंपली हमें पता है कि इसके अंदर कौन अफेक्ट होता है? पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स। पेंक्रियाटिक बीटा सेल्स हमारे होते हैं जो कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो अफेक्ट हो जाएं तो वो सिंपली क्या करेंगे? वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस ना होने की वजह से अल्टीमेटली देयर विल बी डायबिटीज इन द पर्सन। ऑटोइम्यून इम्यूनिटी इज कंसिडर द मेजर फैक्टर इन द पैथोफिजियोलॉजी। अभी तक टाइप 1 डायबिटीज के जितने भी कॉजेज हैं उसमें सबसे मेजर जो फैक्टर है वो ऑटो इम्यूनिटी ही है। ऐसे इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली सस्पेक्टेबल होते हैं, उनमें कोई भी मतलब जेनेटिक से सस्पेक्टेबल का मतलब है कि उनमें जीन्स इस तरह से हैं कि उनमें प्रॉपरली पेंक्रियाज डेवलप नहीं हो रहे। क्योंकि हर एक की बेस में जीन मौजूद है, जीन ने बताना होता है कि ऑर्गन कौन सा किस तरह से बनेगा। अगर कोई जीन सस्पेक्टेबल सस्पेक्टेबल का मतलब है कि वो भी प्रॉपरली जो है ना वो कोड नहीं कर पा रहे पेंक्रियाज को, पेंक्रियाज अभी सही से बन नहीं पा रहे, या आप समझ लें कि 50 60 70% सही पेंक्रियाज बने हुए हैं, बाकी 30% इज इनएक्यूरेट। अगर जब इसको कोई भी चीज ट्रिगर कर दे, फर्ज कर ले कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ऑलरेडी डैमेज या इनकम्प्लीट चीज है, उसके ऊपर इन्फेक्शन आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्टिमुलेशन हो जाएगी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट अ वायरल प्रोटीन दैट ट्रिगर एन ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट एंटीजेनिकली सिमिलर बीटा सेल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब ये होगा कि वो हमारे जो हैं ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जो कि जेनेटिकली ससेप्टेबल है, मतलब उसमें जेनेटिकली ये इशू है कि ऑटोइम्यूनिटी उसमें आएगी, तो उसमें जैसे ही सेकेंडरी तौर पे कोई भी वायरल इन्फेक्शन, जिस तरह हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर देखा कि उनके अंदर स्पेसिफिक जीन्स मौजूद थे, बाद में उनके अंदर जो है वो एक सेकेंडरी फैक्टर आया। तो इस तरह यहाँ पे भी जब वायरल इन्फेक्शन आएगा तो वो क्या करेगा? वो ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट अ वायरल प्रोटीन। वायरल इन्फेक्शन ने एक वायरल प्रोटीन दी, बॉडी के अंदर वायरल प्रोटीन आई, उसके खिलाफ हमारा ही जेनेटिक सिस्टम, हमारा ही इम्यून सिस्टम जो है वो क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। अब ये एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएंगी इस वायरल प्रोटीन जो कि सेकेंडरी पार्ट है उसके खिलाफ, इतनी प्रोड्यूस हो जाएंगी कि वो हमारे ही बीटा सेल्स को जो है वो अफेक्ट करना शुरू कर देंगी। Approximately 85% of the type 1 have circulating islets cell antibodies, and the majority also have detectable anti-insulin antibodies before receiving insulin therapy. The most commonly found islet cell antibodies are those directed against glutamic acid decarboxylase, an enzyme found within the pancreatic beta cells. होता क्या है कि ये जो आपकी वायरल प्रोटीन है ना, ये वाले जो इसमें लिखी हुई है, ये वायरल प्रोटीन इज सिमिलर टू योर बीटा सेल मॉलिक्यूल, ठीक है, शक्ल में
या किसी एक पैरामीटर पे ये सेम होंगे। तो जब वायरल सेल प्रोटीन के खिलाफ बॉडी जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, तो वो, क्योंकि वायरल प्रोटीन इज सिमिलर टू बीटा सेल, तो हम हमारे बीटा सेल को भी क्या समझेगी कि ये भी क्या है, वायरल प्रोटीन है, जिसकी वजह से वो बीटा सेल को क्या करना शुरू कर देगी, अफेक्ट करना शुरू कर देगी। जब बीटा सेल अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो वो आगे फिर इंसुलिन की प्रोडक्शन और वो सारा जो एक डायबिटीज की कंडीशन है जो, उसको डेवलप कर लेंगे, ठीक है। मतलब, और उसके बाद ये है कि टाइप 1 डायबिटीज में 85% वो कहते हैं कि आइलेट सेल एंटीबॉडीज, आइलेट सेल हमारे हमारे पेंक्रियाज के सेल्स होते हैं ना, जो कि आगे ये सारे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इंसुलिन वगैरह को। तो उनके खिलाफ की एंटीबॉडीज ज्यादा, मतलब वो कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज में 85% चांसेस यही होते हैं कि उनमें कोई ना कोई इस तरह की एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, जिससे जिसको जिस जो सिंपली शो करता है कि टाइप 1 डायबिटीज का सबसे बड़ा काज कौन है, यही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। क्योंकि 85% केसेस ऑफ डायबिटीज में वो यही होगा कि उसमें टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट में जो है वो ये एंटीबॉडीज मौजूद होंगी जो कि शो करती हैं कि ये जेनेटिकली ससेप्टेबल या जेनेटिक कॉज की वजह से जो है ये बीमारी मौजूद है। टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर इम्यून सिस्टम डैमेज करता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को पेंक्रियाज के अंदर, जिसकी वजह से हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होती और टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है। HLA जीन्स इंक्लूडिंग, इसमें अब दूसरे आ गए HLA DQ1 DQA, और ये जो जीन्स हैं इनकी जो है ना वो कहता है कि हाइप हैप्लोटाइप, इनकी काफ़ी सारी वेरिएशंस होती हैं। ये जो जेनेटिकली टर्म है, ये जेनेटिक टर्म है, इसका आपसे वैसे इस डिजीज से कोई लेना देना नहीं है, ये जनरल टर्म है कि जो आपके ये जो जीन्स है ना इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों का होगा, इन दोनों का हो सकता है, इन दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। इस तरह इन्हीं के बहुत सारी और वेरिएशंस हैं, उन वेरिएशन के आपस में कॉम्बिनेशंस होते हैं, मिल के सारे जीन्स काम करते हैं ना। उस किसी भी वेरिएशन को जो है या किसी भी कॉम्बिनेशन को जो हम क्या कहते हैं, हेलोटाइप कहते हैं, ठीक है। Certain HLA halotype are associated with a higher risk of developing type 1 diabetes with particular combination of HLA DBQ1 DRB1 gene variation resulting in the highest peak। मतलब क्या है कि उसने बताया, अभी जिसने कहा कि इसके बहुत सारे वेरिएशन है, जिनमें उसने अभी नया वाला जो है वो नीचे लिखा है HLA DRB1, ये DRB1, ये तीन ये लिखे हुए हैं। इस तरह के और भी वेरिएशन है। वो कहते हैं कि अगर दो जीन्स, कौन कौन सा, ये वाला HLA DBQ1 और HLA DRB1 वाला, ये दोनों अगर इकट्ठे एक वेरिएशन या एक कॉम्बिनेशन में मौजूद हों, तो ये हाईएस्ट चांस होता है कि पर्सन के अंदर क्या है, डायबिटीज टाइप 1 जो है वो मौजूद होगी, उसमें डायबिटीज का रिस्क होगा। पीछे वाले में हमने जो रूमेटाइड आर्थराइटिस था उसमें हमारे पास ये जीन और थे, ठीक है। तो वो वाले जीन्स होंगे तो रूमेटाइड आर्थराइटिस, मतलब वो जीन स्पेसिफाई कर रहा है कि फलां लोकेशन पे जाके आपने ओवर रिएक्शन और या ओवर ऑटो इम्यून रिएक्शन जो है वो देना है, ओवर इम्यून रिएक्शन देना है। यहाँ पे जब कहता है कि ये दो कॉम्बिनेशन थे तो हाईएस्ट रिस्क था। इसका मतलब है कि DRB1 और A1 या QA1 वाला जब आपस में होगा, हो तब भी सकती है डायबिटीज, लेकिन उसके रिस्क कम है, या तो इसकी कंपैरेटिवली कम है रिस्क, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन के जब जीन एक पर्सन में पाए जाएंगे तो उसमें टाइप 1 डायबिटीज का रिस्क जो है वो हाईएस्ट होगा। दिस हेलो टाइप, अब इसको कॉम्बिनेशन को, इसके और इसको कॉम्बिनेशन को, या जो कंबाइन फॉर्म में मौजूद है उसको ओवरऑल हम क्या कह देंगे, वो हेलो टाइप है, ठीक है। द हेलो टाइप सीम टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनअप्रोप्रिएट, वो सारा हमने पढ़ लिया कि वो उसके रिस्क को बढ़ा देता है बीटा सेल्स के खिलाफ, ठीक है। और दूसरे जो हैं वो 5% अदर हैं, ओनली अबाउट 5% इंडिविजुअल विद द जीन वेरिएंट डेवलप टाइप 1 डायबिटीज, मतलब दूसरे जो हैं वो जीन वेरिएंट्स हैं उनमें 5% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कि इस बीमारी को मतलब उनमें ये बीमारी हो सकती है। अदर वेरिएशन, ये वाली वेरिएशन तो हाईएस्ट रिस्क पे है ना, इसके अलावा HLA वेरिएशन अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द जेनेटिक रिस्क ऑफ कंडीशन। अदर HLA वेरिएशन अपीयर टू बी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द डिजीज। वो कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये वाला HLA DBQ1 और इसका, ये बीमारी कॉज कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी जगह कोई और नॉर्मली, मतलब कोई एक इनमें से बदल जाए, वो उसकी एग्जाम्पल नहीं उसने दी हुई, लेकिन मैं हम सपोजिंग कर रहे हैं कि अगर इस कॉम्बिनेशन की जगह कोई और कॉम्बिनेशन, इन्हीं जीन्स का कोई और कॉम्बिनेशन मौजूद हो, तो बाकी कई सारे ऐसे हैं जो कि HLA कॉम्बिनेशन जो कि बीमारी को बचाते भी हैं, बीमारी के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। तो अगर तो ये मौजूद हो एक कॉम्बिनेशन, पहला पॉइंट क्या है कि जेनेटिकली ससेप्टेबल, या आप कहते हो कि जेनेटिकली जो एक चीज को प्रमोट करने वाला, एक बीमारी को प्रमोट करने वाला जीन कॉम्बिनेशन मौजूद होना चाहिए। जब वो मौजूद हो तो एडिशनल कोई भी कंट्रीब्यूटर, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं,
या हमने पीछे भी देखे अदर फैक्टर्स जो कि एडिशनली उस चीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं। तो पहला पार्ट वो हमारा वो होता है, एडिशनली कोई भी एक फैक्टर आता है या कोई वायरल इन्फेक्शन आ गया तो वो ट्रिगर करती है और उससे जो है वो कंडीशन जो है वो पर्सन में पाई जाती है, आ जाती है। ठीक है, ये कुछ ट्रिगर्स हैं, ये कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं। जस्ट रीड देम आउट, आप कर लोगे इनको। ठीक है, कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं कि अगर आप यहाँ से देखते हैं तो वो आपको जो है वो पता लग जाएगा कि चीज़ें कहाँ से खराब हो रही हैं और कहाँ से सही हो रही हैं। मतलब ऊपर वाले जो हैं वो ट्रिगर्स हैं, ऐसे कोई भी कंडीशन जो कि इन कंडीशंस को बढ़ा सकती हैं। ठीक है, और नीचे वाली जो भी कंडीशन है वो उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर है। मतलब कंजेनिटल रुबेला, रुबेला मीजल्स की बीमारी आपको पता है उसको कहते हैं। मटरनल का जो है वो एंट्रोवायरल इन्फेक्शन, एंटेरोवायरल, मदर के से जो है वो इन्फेक्शन चला जाए बच्चे को। सिजेरियन सेक्शन के दौरान ये जो ऑपरेशन के जरिए बच्चे पैदा होते हैं उनमें। हायर बर्थ वेट हो, ओल्डर मटरनल एज हो, इसी तरह यहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लिखे हो, माइक्रोबायोम एबनॉर्मल हो, डिफरेंट फूड सोर्सेज के एक्सपोजर में भी, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल, प्री नेटल बर्थ से पहले, पोस्ट नेटल बर्थ के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। प्रमोटर ऑफ प्रोग्रेशन कि अब सिवियर कौन कर सकता है, एक बार बीमारी प्रिसिस्ट आ गई या बीमारी आ गई है, थोड़ा बहुत सा नजर आ गया क्योंकि द कंडीशन इज देयर। अब उसमें अगर बंदा ओवरवेट है या उसमें कोई ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है, प्यूबर्टी है, स्टेरॉइड की मेडिसिन खा रहा है वो बच्चा जिसमें ये बीमारी है, तो उसमें अल्टीमेटली चीजें जो है वो ट्रिगर करती हैं टुवर्ड्स डायबिटीज। नीचे कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, इस पर कोई इतनी ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। क्रोहन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी, दो तरह की होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन डिजीज। अल्सरेटिव सिंपल सी, इनके अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का सिंपलेस्ट डिफरेंस कि कोलाइटिस कॉलन, लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना कॉलन, अगर तो सिर्फ सिर्फ वो इन्फ्लेम्ड है तो वो हो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेकिन अगर जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह पे जगह जगह इन्फ्लेमेशन है तो वो हो जाएगा क्रोहन डिजीज थ्रू आउट द होल लार्ज इंटेस्टाइन। पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं भी अगर जगह जगह पे इन्फ्लेमेशन आ रही है तो वो क्रोहन डिजीज है। अगर सिर्फ लास्ट पार्ट में आ रही है जिसको कॉलन कहते हैं तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस है। नीचे हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। ये इसमें एंटायर है, इसमें वही है जो मैंने अभी आपको बताया, वो आप देख लीजिएगा। ये आपकी कोई लिंक वगैरह ऐड किए हुए हैं। अच्छा, ये आपका सिंपल है, इसका ये डिफरेंस है, डिफरेंस आपने देख लेना है। सीलियक डिजीज, सीलियक डिजीज जो है ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जब एक पर्सन, एक बच्चा जो है वो ग्लूटेन का इंटेक करता है। ग्लूटेन आपको पता है, आप सारे पढ़ चुके हो कि वीट के अंदर, वीट, बार्ले और राय, यानी कि ये जो हमारे दाने होते हैं इनके अंदर ये एक प्रोटीन है ग्लूटेन। ग्लूटेन का एक पोर्शन होता है ग्लाइडन, GLIADIN, ग्लाइडिन। ग्लाइडिन पोर्शन ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन। ठीक है, ग्लूटेन, वीट के अंदर ग्लूटेन है, ग्लूटेन के अंदर ग्लाइडन है, वो असल में कॉजेटिव फैक्टर होता है। वो क्या कहता है कि बॉडी जो है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, और वो एक ट्रिगर कॉज करता है। इट इज मल्टी फैक्टोरियल कॉज बाय मेनी डिफरेंट जेनेटिक फैक्टर एक्टिंग टुगेदर विद नॉन जेनेटिक कॉज। वो कहता है कि ये ऐसा नहीं है कि जेनेटिक, मेनली जेनेटिक है, इसमें बहुत सारे जेनेटिक और नॉन जेनेटिक कॉज आपस में मिलकर इस कंडीशन को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं। नॉर्मल विलाय के अंदर अगर आप देखते हो तो देर इज लाइक छोटे 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 ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सारी की सारी एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। डेफिनेटली इतने सारे स्ट्रक्चर हैं तो नॉर्मल विलाय हैं। जबकि डैमेज के अंदर क्या होता है कि ऊपर से जैसा वो स्वेलन हो गया एक तो, और दूसरा क्या है कि वो प्रॉपर प्लेन हो चुका है, स्ट्रक्चर सारा प्लेन हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ही वो बंदा जो है वो ग्लूटेन या ग्लाइडन प्रोटीन को इनटेक करता है, उसका ये सारा विलस स्ट्रक्चर जो है खराब तबाह होके इस तरह प्लेन हो जाता है। अब ये प्लेन हो गया ना, इसका मतलब है कि अब सिर्फ ग्लाइडन का मसला नहीं है, अब हर चीज जो भी वो खाएगा वो डाइजेस्ट ही नहीं होगी और बच्चा जो है उसके अंदर मल्टीपल जो है ना डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सिलेक्ट डिजीज जो है वो किसी भी इंडिविजुअल में जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड ग्लूटेन, तीन ऐसे फैक्टर हैं। मतलब ग्लूटेन भी वैसे डाइट में आ जाता है। डाइट, इन्वायरमेंट और जीन तीनों मिलके जो है उसमें काम करते हैं। इसमें हमारे पास जीन जो है वो DQ2 और DQ8 है, और साथ साथ नॉन HLA जीन, HLA जीन से जो कि हमने ऊपर अभी पढ़ा हेलोटाइप वगैरह वाले, और उसके अलावा नॉन HLA जीन्स भी हो सकते हैं, दोनों तरह के जीन्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ग्लूटेन, ये सारे के सारे जो है वो इसके अंदर इसको ट्रिगर करते हैं। ग्लूटेन जो है वो बेसिकली होता ही है कि नोन टू बी पुअरली डाइजेस्टेड इन अपर GIT ट्रैक, जिसकी वजह से लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइडन, मैंने आपको बताया ग्लूटेन के अंदर कौन है, ग्लाइडन। ठीक है, वो इंटेस्टाइन में रह जाता है। जब ये मॉलिक्यूल वहां पे रह जाता है तो वहां पे इंटेस्टाइनल लाइनिंग के अंदर जो है वो ये मौजूद है। अब इसके ऊपर जो है वो हमारे टिश्यू ट्रांसग्लूटामिन हम हुआ है, स्टार्ट कहाँ से हुआ है कि बॉडी जो है वो ग्लाइटन, बॉडी का एब्जॉर्प्शन इतनी प्रॉपर नहीं थी,
बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो ग्लाइडिन प्रोटीन को क्या कर डाइजेस्ट नहीं कर पाई। जब डाइजेस्ट नहीं कर पाई तो ग्लाइडिन प्रोटीन कहाँ रह गया, विद इन द इंटेस्टाइन रह गया। अब जब वो इंटेस्टाइन में रह गया है तो उसके ऊपर जो है वो सेल क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ट्रिगर ट्रिगर हो जाएंगे सेल। सेल ट्रिगर होकर या टिश्यू ट्रिगर होकर रिलीज कर देंगे टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज, जो कि दैट मेक्स देम मोर टॉक्सिक टू ससेप्टेबल इंडिविजुअल। अब अगर तो वो नॉर्मली अगर ये प्रोड्यूस हो रहा है तो ये इतना कोई नुकसानदेह हो सकता है ना हो, लेकिन जब ये उस बंदे में जिनमें HLA-DQ2 DQ8 जीन मौजूद है, वो क्योंकि ऑलरेडी ससेप्टेबल था इस बीमारी का, तो जब ये मॉलिक्यूल इंटेस्टाइन में आया तो ये ट्रिगर हुआ, टिश्यू ग्लूटामाइनेज प्रोड्यूस हुआ और उसने इसको मजीद टॉक्सिक कर दिया, इस मॉलिक्यूल को मजीद खराब कर दिया, मजीद इतना जहरीला बना दिया कि immune response to presence of these toxic fragment of gliadin result in the cytokine liberation and tissue damage। अब इस मजीद टॉक्सिक हो गए, यानी कि उसको ज्यादा नुकसानदेह कर दिया, किसने, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज ने। अब ये जो टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज है, जब इसने इसको ज्यादा ट्रिगर करके अब होगा ये कि वो उसके खिलाफ आ जाएगा ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स। जब ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स मतलब इम्यून सिस्टम है उसने, अब उसने देखा कि इतने ज्यादा टॉक्सिक मॉलिक्यूल मौजूद है, उतना ही स्ट्रॉन्ग इम्यून रिएक्शन दिया जाएगा। जब इम्यून रिएक्शन इतना स्ट्रांग होता है तो इम्यून रिएक्शन फिर देखता नहीं है कि वो सामने वाले को मैंने किल करना था कि अपने ही सेल मारने थे, तो उसकी वजह से एक इंटायर टिश्यू डैमेज आता है। साइटोकाइन लिबरेशन का मतलब है, साइटोकाइन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। जब भी इन्फ्लेमेशन होगी सेल डैमेज होता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टिश्यू डैमेज हो जाएगा। और टिश्यू डैमेज की वजह से क्या है कि विलस एट्रोफी, एक पैथोलॉजिकल फाइंडिंग का मतलब है कि वो जो पैथोलॉजिकल बीमारी बीमारी कॉज हो जाएगी क्या, विलस एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है मसल्स का या सेल्स का खत्म हो जाना, अपने ही सेल्स का खत्म होना। ठीक है, ए का मतलब है कम, ट्रॉफी का मतलब है उसका सेल साइज वो कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विलस एट्रोफी का मतलब है कि जो विलाय का जो एक स्ट्रक्चर है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, कि वो एक धागे नुमा यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन खत्म होके प्लेन स्ट्रक्चर हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगी, उसके इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। तो ये होती है आपकी जो है वो सीलिएक डिजीज। देन वी हैव कैंसर टू स्टडी। कैंसर जो है वो DNA के चेंज के अंदर आता है, जेनेटिक हो सकती है, DNA डैमेज किसी भी कॉज की वजह से DNA डैमेज हो जाए, तो ऐसा डैमेज जो कि सेल की ग्रोथ को क्या कर दे, तेज कर दे। ठीक है, सेल ग्रोथ हो रहा था नॉर्मली, ठीक है, जैसे ही कोई अफेक्ट हुआ DNA के ऊपर, क्योंकि DNA कंट्रोल कर रहा है सेलुलर ग्रोथ को, अगर सेल ग्रोथ तेज हो गई तो उसको हम कहते हैं कैंसर। किस तरह इन्वेडिंग नियर बाय, कैंसर स्प्रेड किस तरह करता है, एक सेल डैमेज किस तरह हुआ था। देखो जब जीन ने अफेक्ट किया ना, तो जीन जब अफेक्ट करता है DNA को, सॉरी DNA अफेक्ट हो गया तो अब ग्रोथ रेट बढ़ना है, स्पीडीली ग्रोथ होनी है। जब कोई चीज बहुत तेजी से बन जाती है तो वो प्रॉपर नहीं बनती। ठीक है, आप तो कहोगे ना नॉर्मली सेल तो बढ़ रहे हैं ना, तो ये तो नॉर्मल चीज है, नहीं। होता ये है कि जब बहुत ज्यादा इकट्ठे सेल बनने शुरू हो जाएंगे ना, जहां अपने एक बॉडी ने एक सेल बनाना था और उसको रिलीज करना था, 10 इकट्ठे बन रहे हैं, तो 10 के 10 इमेच्योर होंगे, प्रॉपरली मेच्योर नहीं होंगे, और आपस में जुड़ जाएंगे, एक ही जगह जुड़ जाएंगे, एक लंप बना लेंगे, गिल्टी बना लेंगे। उस गिल्टी को हम सिंपली क्या कह देते हैं, कैंसर कह देते हैं। ये गिल्टी जो है ये अपने साथ वाले सेल्स को भी खराब करेगी, नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करना शुरू कर देगी, कैंसर स्प्रेड होगा लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए, ब्लड वेसल्स के जरिए दूसरी जगह पे फैलेगी। एक तो अपने साथ वाले सेल, जहाँ कैंसर है अपने साथ वाले सेल्स को अफेक्ट करेगा, जिसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते थे, और अगर दूसरे सेल्स को जाके वहाँ ब्लड के अंदर फ्लो करके कहीं और जाके अफेक्ट करेगा, उसको हम कहते थे मलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो दोनों तरह के जो ट्यूमर है उसके अंदर ये मतलब कैंसर स्प्रेड होता है। ट्रेवलिंग थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, वो हमने अभी ऊपर वाला पॉइंट ही है। Defective presentation of tumor antigen on the cell surface or inability of the host to effectively recognize these cell and target them for destruction। और तीसरी वजह कैंसर के स्प्रेड की क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अफेक्ट नहीं कर पा रहा। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, कि पहला तो रीजन ये होगी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सही से काम कर ही नहीं पा रहे, और वो उसको कैंसर सेल को सही से प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे कि ये कैंसर सेल है, इसको तबाह करो। ठीक है, जब वो तबाह नहीं कर पाएंगे तो कैंसर सेल अपने आप को फैला लेगा। और दूसरा क्या है कि वो एक्सप्रेस तो हो गए हैं, लेकिन जो किलिंग बंदा है या जिसने किलिंग करनी है, टी सेल्स, वो अफेक्ट नहीं कर पा रहे, टी सेल्स विल नॉट बी एबल टू कॉम किल दैट कैंसर सेल। कैंसर जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। वीक करने के साथ साथ ये क्या करेगा कि हमारे बोन मैरो को अगर बोन मैरो में चला गया कैंसर, तो बोन मैरो के अंदर आपको पता है सारे व्हाइट ब्लड सेल्स वहां से बनने होते हैं। ठीक है, वो सारे रेड ब्लड सेल्स वहां से बनने होते हैं। तो अगर कैंसर वहां चला गया और वहां जाके उसने बेसिक सेल को जहां से सारे बन रहे हैं उसको तबाह कर दिया, तो सारे के सारे
वाइट ब्लड सेल्स कौन से बनेंगे? डिफेक्टिव बनेंगे। जब वो डिफेक्टिव बनेंगे तो कोई भी इम्यून रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा, कोई भी इम्यूनिटी जो है वो आपकी बॉडी की प्रॉपर नहीं रहेगी, और उसकी वजह से चीज़ें जो है वो खराब होंगी। डिफरेंट रिस्क फैक्टर आप पढ़ लीजिएगा इनको। ये भी कोई ऐसा कि आपने कौन कौन सी चीज़ों को करना है, तो इसमें मैं ज़्यादा सर नहीं कर पाऊंगा। ये हमारा दूसरा लेक्चर बनता है, डाइट, द गट माइक्रोबायोम एंड द इम्यून सिस्टम। ओके। तो बेसिकली जब आप एक फाइबर डाइट कहते हैं वो 16 ग्राम खाते हैं, जबकि रिकमेंडेड है 25 से 38 ग्राम पर डे। ठीक है। जब मेडिटेरियन डाइट के अंदर जो है वो ज़्यादा फाइबर होता है। और बीसोजेनिक डाइट वैसी डाइट जो कि एनर्जी डेंस प्रोसेस फूड खाने से होती है और उससे मोटापा बढ़े। और बीसोजेनिक का मतलब है मोटापा। तीन तरह की डाइट्स लिखी हुई हैं, कोई ऐसा जिसमें समझाने वाली बात नहीं है। ये बताया कि अमेरिकन जो है वो यूजुअली कम फाइबर खाते हैं। मेडिटेरेनियन डाइट इज अ गुड डाइट क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा फाइबर होता है और वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज को बचाती है। ठीक है। और बीसोजेनिक डाइट वही जो प्रोसेस फूड, पापड़, लेज और बोतलें और ये सारा कुछ चल रहा है। ठीक है। और उसकी वजह से क्या करता है कि वो फर्दर फिर उसके अफेक्ट आता है। ठीक है। अब बीसोजेनिक डाइट मोटापा आता है। शॉर्ट चेन फैटी एसिड में प्ले मेजर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज। बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी डिजीज के खिलाफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड काम करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं क्या? बेसिकली जब आपकी डाइट के अंदर फाइबर होता है तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो माइक्रोबायोम मौजूद है, वो उसको उस फाइबर को पकड़ता है, तोड़ता है, तोड़ के उसको उससे बनाता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है वो हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी फाइबर को डाइजेस्ट तो कर नहीं सकती, तो वो फाइबर डायरेक्टली हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है जहाँ पे फर्मेंटेशन होती है उनकी। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है। ठीक है। और वो बेसिक जो है ना वो बैक्टीरिया, ये जो माइक्रोबायोम है, वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ठीक है। वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड जो है वो आगे बहुत सारे आगे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गट माइक्रोबायोटा के जो है वो कुछ फंक्शन है जो कि हमें बताते हैं कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर एक रोल प्ले कर सकता है। बैक्टीरियल रिचनेस वन फीचर। इंडिविजुअल विद लो बैक्टीरियल रिचनेस टेंडेड टू एडिपोसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड मोर प्रोनाउंस इन्फ्लेमेशन कंपेयर्ड विद इंडिविजुअल विद हाई बैक्टीरियल रिचनेस। ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर लो बैक्टीरियल रिचनेस थी, रिचनेस का मतलब है कि हमारे अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा हैं, बुरे कम हैं। ठीक है। तो अगर अच्छे बैक्टीरिया जिनमें ज्यादा, लो बैक्टीरियल रिचनेस का मतलब है कि उनमें अच्छे कम हैं, बुरे ज्यादा हैं। तो जिनमें बुरे ज्यादा थे उनमें देखा गया कि उनमें मोटापा ज्यादा था, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा थी, और उनमें इन्फ्लेमेशन ज्यादा थी। और अल्टीमेटली वो किस तरफ लेके जा रहे थे उनको? इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर, जो कि इंटेस्टाइन ही की है। ठीक है। तो ये उसने सिंपल बताया कि जिसमें रिचनेस जो है ना वो हमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं हो तो उसमें बीमारियां ज्यादा होती हैं। और एक तो ये इस सेंस में, और रिचनेस दूसरा भी होता है जिसमें कहते हैं डाइवर्सिटी, मतलब एक तरह के बैक्टीरिया मौजूद ना हो। ठीक है। आपको ये पता है कि अच्छे वाले बैक्टीरिया भी ज्यादा नहीं होने चाहिए, बुरे वाले भी नहीं, दे आर इन अ बैलेंस। जब तक ये बैलेंस मेंटेन रहेगा, चीजें प्रॉपरली जो है वो चलती रहती हैं। ठीक है। ये SCF हैं जो कि आगे इन सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं, कॉज नहीं करते, कंट्रोल करते हैं। ठीक है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गट माइक्रोबायोम शॉर्ट चेन फैटी एसिड, अभी मैंने बताया कि वो क्या कहते हैं कि वो बेसिकली मतलब ये लिखा हुआ है कि अगर फाइबर कम है तो वो ऑटोमेटिक SCFA प्रोड्यूस नहीं होंगे, SCFA प्रोड्यूस नहीं होंगे तो वो सारे इफेक्ट नहीं होंगे। डिस्टर्बेड गट होम्योस्टैसिस लाइक प्रीसीड इन्फ्लेमेटरी